मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत को अगर आपको समझना है तो बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। जैसे आपकी उसका एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। 1947 से लेकर के 1967 का एक दौर है, फर्स्ट फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये फेज है जिस फेज को रजनी कोठारी एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फेज को कहा कि ये फेज जो है 1947 से लेकर के 1967 तक ये फेज कांग्रेस सिस्टम को दिखाता है, कांग्रेसी निजाम है। ये दौर एक ऐसा रहा है जहां पर चुनावी राजनीति में भी कांग्रेस का एक गलबा रहा, क्योंकि कांग्रेस को माना जाता था कि ये वो इदारा है, वो सियासी जमात है जो हिंदुस्तान को आजादी दिलाती है। जितने बड़े जो नेता थे वो जो है कांग्रेस से जुड़े होते थे। और मैं बता दूं कि 1952 का चुनाव होता है, 57 का होता है, 62 का चुनाव होता है। इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को जो है 44 से 48% वोट मिलते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन ऑल असेंबली इलेक्शंस एज वेल। उसमें चाहे 52 से 1962 तक ये पूरा इनका कब्जा होता है। लेकिन 1967 में एक ब्रेक लगता है और 1967 का एक इलेक्शंस होता है जहां पर पहली बार एक किसान पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान में आगाज होता है। चौधरी चरण सिंह का आगाज होता है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर के आते हैं। खैर 1967 का चुनाव टर्निंग पॉइंट यह है क्योंकि पहली बार कांग्रेस को जो है 40.8% वोट मिलता है और करीब 8 ऐसे सूबे होते हैं जहां पर ये चुनाव जो है हार जाते हैं। ये कभी कांग्रेस ने तस्वीर नहीं किया था। 1967 के बाद जो कांग्रेस का डिक्लाइन है वो सेकुलर डिक्लाइन है। कांग्रेस अब उतनी ज्यादा सेकुलर नहीं बचती है, अब वो रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल करती है क्योंकि जो पुराने लीडर्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, जिनको लोग मानते थे। और जो है पहली बार 1971 का वो दौर और बांग्लादेश को आजाद कराने में हिंदुस्तान का रोल, एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट था हिंदुस्तान में, एक जज्बात से भरे हुए लोग थे। और उस दौर में मिसेस गांधी जो थी इतनी पॉपुलर लीडर, और जो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, लोग ऐसे लोग आते गए। गांधी को लगा कि नहीं, अगर मिसेस गांधी को वोट नहीं देंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। कांग्रेस का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डोमिनेंट हो गया। पर्सनालिटी डोमिनेंस सिस्टम यहीं से आती है, किसी शख्स का डोमिनेंस हो एक पार्टी पर। तो ये यहां से मिसेस गांधी ने ये कल्चर शुरू किया था। 1975 में इमरजेंसी लगा दी जाती है और कोई ऐसा अपोजिशन लीडर नहीं था जिसको मिसेस गांधी ने जेल नहीं कराया था या उनके खिलाफ पुलिस ने तशद्दुद ना किया। इसकी वजह से एक अपोजिशन यूनिटी दिखी। तमाम जो सियासी जमात थे जो अपोजिशन के थे वो यूनाइट होने लगे कि नहीं, जो है मिसेस गांधी को और जो है हराना ही हराना है। 77 में एक मामला चलता है और हिंदुस्तान में एक अपोजिशन यूनिटी का मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उनके रहनुमाई में चुनाव लड़ी जाती है और पहली बार एक नॉन कांग्रेस रिजीम हिंदुस्तान में वजूद में आती है। और ये जनता पार्टी थी, ये ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी माइनस कांग्रेस, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, जनसंघ कहा जाता था उस दौर में। तो बीजेपी भी शामिल और जो है इसमें जनता दल भी शामिल, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल, इसमें हर आइडियोलॉजी के लोग एक साथ थे जो है कांग्रेस को हराने के लिए। और 1980 का चुनाव होता है, जो है कांग्रेस दोबारा आ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति जो है बड़ा भावुक राजनीति है, जज्बातों की राजनीति है, एहसासात की राजनीति है। जो जनता के सेंटिमेंट को समझता है वो जनता पर हुकूमत करता है। यही हुआ, जो है कभी जो है कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट नहीं आई। 1984 में मैडम गांधी का एसेसिनेशन हो जाता है और जो है पूरी जन सैलाब उमड़ आता है उस जमाने में, और कांग्रेस को सीट जो है 48% आती है और 415 सीटें जीती, यानी 3/4 सीट जो है पार्लियामेंट में कांग्रेस को मिलता है। और यही आखिरी परफॉर्मेंस था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इतनी ज्यादा लोगों का अप्रूवल हो उसकी गवर्नमेंट पे। 1989 टर्निंग पॉइंट होती है और ये दौर है जहां पे एक मासिफिकेशन होता है इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। नई नई पार्टियां आती हैं, जातियों की बुनियाद पर बनी हुई पार्टियां आती हैं। वो जो है क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां, इलाकाई जो सियासी जमात है, उन्होंने मरकजी सियासत और खास तौर से कांग्रेस की हुकूमत को चुनौती देती है। तो 1989 का जो चुनाव है वो वहां पर कांग्रेस को फिर भी
39.4% वोट मिलता है, 197 सीट मिलता है। लेकिन सरकार जो है नेशनल फ्रंट कोलिशन की बनती है जनता दल की, विच वॉज सपोर्टेड बाय बीजेपी। जनता दल की हुकूमत जो है उसको भी बीजेपी ने सपोर्ट किया था। 1989 तक बीजेपी को 10% से ज्यादा कभी वोट नहीं मिले थे और इनको 35 सीट्स जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस थी। जो पार्टी 2 सीटों तक महदूद थी 1984 में, जिसको 7.4% वोट मिलते हैं, उसको 84 सीट्स आती 1989 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और यहां से एक अलायंस सिस्टम आता है हिंदुस्तान में और कोलिशन है, जो है नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है और जो है थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है। हिंदुस्तान की राजनीति जो वो सहानुभूति की राजनीति होती है और जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन होता है और अगेन कांग्रेस परफॉर्म करती है। 96 का इलेक्शन होता है। 96 के इलेक्शन में जो है 13 दिन की सरकार बनती है वाजपेयी की, एक सबसे बड़ी एक पार्टी बनती है। लेकिन 96 के इलेक्शन के बाद 15 असेंबली स्टेट्स थी जहां पर पूरी राजनीति बदल जाती है, जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनता है। बीजेपी सरकार बनाती है 6 स्टेट में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरह। फिर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनता है नेशनली, जिसमें 11 पार्टीज थी। फिर 98 में दोबारा बीजेपी जो है चुन करके आती है, जिसमें 13 महीने की सरकार बनाती है और फाइनली 1919 में उनको पूरा बहुमत मिलता है, वो 5 साल की सरकार बनाते हैं। 2004 में दोबारा कांग्रेस वापस आती है और 2009 में भी एक थंपिंग मेजॉरिटी आती है। लेकिन 2014 का चुनाव होता है। आपके नरेंद्र मोदी जी एक पर्सनालिटी के तौर पे आते हैं, उनकी पर्सनालिटी को एक कल्टीवेट किया जाता है सोसाइटी में। बीजेपी जो एक नॉन परफॉर्मर होती है और अचानक इस लेवल का परफॉर्मेंस देती है कि उसको जो है 31% वोट मिलता है और एक फुल मेजॉरिटी के साथ वो अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में किस तरह की नुमाइंदगी मिल रही है आज के दौर में। क्या जिन लोगों को हम चुनाव में चुन करके भेजते हैं कि ये है हमारे नुमाइंदे लोकसभा में या विधानसभा में, जो अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, उनके इलाकों की फलाह बहबूदी के बारे में सोचेंगे या जनता के हित में काम करेंगे या कानून साजी का काम करेंगे, कानून बनाएंगे, क्या वो वाकई डिजर्व करते हैं आज के चुनाव में? आप देखें आज भी हमारे देश का जो चुनाव है जो है वो जातियों के आधार पर लड़े जाते हैं और उन जातियों के आधार पर जो उच्च जातियां हैं, जो बड़ी जातियां, उनका आज भी गलबा है। एक जनरेशन था जो करिश्मेटिक होता था, फुल टाइम सियासत को देता था, जिसको सभी मानते थे कि वो हमारा नेता है। उसकी एक लीगेसी थी इंडिपेंडेंस की। वो पॉलिटिशियंस जो होते थे बड़े खानदानों से आते थे, जो है लैंडलॉर्ड्स होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे, बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, सोशल वर्कर्स भी थे, लेकिन मोस्टली वेर फ्रॉम दी अपर कास्ट। फिर एक दूसरे तरह की जनरेशन हमारे देश में आती है जो सेकंड जनरेशन है, जिसको एक कह रहे हैं कि नए इलीट्स हैं। अब वो जो है वो इंटरमीडिएट कास्ट से हैं या मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या रूरल बेस्ड पॉलिटिशियन हैं। ये एक सेकंड जनरेशन आती है। थर्ड जनरेशन, आज की जो जनरेशन है हमारी पॉलिटिक्स में, यूथ ज्वाइन कर रहा है पॉलिटिक्स को। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्लास है वो ज्वाइन कर रहा है। आज की पॉलिटिक्स ज्यादा मैनिपुलेटिव है। आज की पॉलिटिक्स एक बिजनेस की तरह देखा जाने लगा है, प्राइवेट गेन्स के लिए देखा जाने लगा है। आज की सियासत आइडियोलॉजिकल उतनी ज्यादा नहीं है, इट इज लेस आइडियोलॉजिकल बट मोर स्ट्रेटेजिक है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में जातियों का काफी ज्यादा आधार है और करीब आज भी जो अपर कास्ट का डोमिनेंस लगातार बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हो या एमपी और एमएलए की तादाद हो, ज्यादातर एक किसी खास जाति ग्रुप से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं पर जो एक मार्जिनलाइजेशन है कास्ट, एक तो दलित के नाम पे आपकी सियासत है या ओबीसी के नाम पर अगर आपकी सियासत हो रही है, तो उसमें भी एक डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है, डोमिनेंट दलित कास्ट है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। आज भी 300 से ज्यादा पिछड़ी जातियां जिनका कोई नुमाइंदा चुन करके आपके लोकसभा में या विधानसभा में नहीं गया है। फर्स्ट इलेक्शन का आप एग्जाम्पल लें तो उस वक्त 5% ही वुमन इलेक्ट होकर के आती थी इलेक्शंस में। आज जो है 14% है वुमन। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अराउंड ये कहते हैं कि 7% का इंक्रीज है। लेकिन फिर भी
जिसकी आबादी 48% हो, वो उसकी नुमाइंदगी 14% तक ही महदूद हो जाए, ये सोचने की बात है। और उसमें भी जो 14% है वो कहां से आ रही है? किसी खास खानदानों से आ रही है। कि जो 43% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली। उसी तरीके से मैं एक और चिंता का सबब है कि 1/3 से ज्यादा हमारे देश के जो लॉ मेकर्स हैं वो खास खानदानों से आ रहे हैं। एक डायनेस्टिक डोमिनेंस है। मतलब अगर मैं हिंदुस्तान की राजनीति देखूं तो मैं ये कहूं कि टोटल 64 फैमिलीज हैं, 64 फैमिलीज हैं जिनका डोमिनेंस है हिंदुस्तान की सियासत पर, चाहे वो बीजेपी से भी हो, कांग्रेस से भी हो या दूसरी पार्टी से भी है। तो ये उनका एक डोमिनेंस है खास तरह की फैमिली में। क्यों भाई? मेरे सामने एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक खास तो खानदानों से ही लोग चुन के आते हैं? क्योंकि लोग कहा जाता है कि वही जीत रहे हैं इसलिए उनको सीट मिल रही है, उनका नाम है, पहचान है, समाज उन्हीं को पसंद कर रही है, लोकल स्टेटस है, उनके पास बड़े बड़े वसाइल संसाधन, उनके पास एक्सेस है, और उनको सीट देने से ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि शायद रिस्क कम है उनको हारने की, इस वजह से ये उनको उस सीट दिया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से देखे जाए कि पैसे वाले, रसूखदार वाले, जिनके पास पैसा है उन्हीं की सियासत है। ये तो छोड़ दीजिए, बाहुबलीज का डोमिनेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में। 19% जो कैंडिडेट्स दिए गए थे पिछले चुनाव में, वो जो क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ थे, एडीआर का डेटा अवेलेबल है आपके पास, जो है 2014। लेकिन जो चुनाव जीत करके आते हैं उसमें ज्यादातर यानी कि 40% से ज्यादा जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ चार्जेस हैं। तो एक आम आदमी, निहायती शरीफ आदमी जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, क्या वो चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है? तो आज के दौर में यह मुमकिन नहीं है। एक शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क की सियासत को सोचना समझना ज्यादा जरूरी है, तभी हम सियासत को समझ सकेंगे और इसमें हिस्सा ले पाएंगे और हमारी हिस्सेदारी एक बेदार हिस्सेदारी होगी। थैंक यू सो मच।